नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपनी ये 12वीं क्लास है प्रमुख स्थल और ऐतिहासिक स्थल और नगर वाली, क्योंकि ये क्लास काफी सारे विद्यार्थियों के काम आ रही है और काफी सारे इसमें से प्रश्न अच्छे अच्छे बन रहे हैं, मिले भी हैं, तो इसलिए इसको व्यवस्थित तरीके से पूरा कर रहे हैं ताकि एक रिविजन का काम भी करेगी। ठीक है, आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों राजसमंद। ठीक है, और अब इसकी 2-4 क्लासेस और आएगी, उसके बाद में अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और इसके बाद में सिलेबस के अनुसार अगले टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। तो सुबह जो है साथियों 12 बजे, यानी कि अब 1-1:30 बजे के करीब आपको ये क्लास मिलती है। सुबह वाली जो क्लास है ना वो ऐसे ही चलेगी और आज शाम को एक वीडियो बना के आपको ये जानकारी दे दी जाएगी कि सेकंड ग्रेड की रिवीजन की क्लासेस अपने शुरू हो रही है और सेकंड ग्रेड के जो बचे हुए टॉपिक है वो पहले पूरे करवा दिए जाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी शाम को एक वीडियो में मिलेगी। तो सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी है उनके लिए अब 1 महीना बचा है लगभग, तो उनके लिए एक रिवीजन बूस्टर के रूप में अपन यहाँ पे क्लासेस देंगे, उनको काफी सारा उनके हेल्प हो जाएगी और वो रिवाइज भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे, जिसकी जानकारी शाम को बता दी जाएगी। ठीक है, आज आ जाते हैं अपन वापस अपनी इस क्लास पे। तो कल जैसा कि आपको पता है बिलाड़ा आई माता जी के धाम जाने का सौभाग्य मिला था और आप लोगों से जानकारी साझा भी की थी, और जो है अपने एक वीडियो में वहां का बना के लेके आए हूं। अंदर रोहित दास जी और उनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियां, अंदर एक म्यूजियम भी बना हुआ है आई माता मंदिर के अंदर, जो मैं खुद कल गया तभी मुझे पता चला। तो काफी सारी जानकारियां ऐसी है जो वहां जाते हैं तभी वो चीज जान पाते हैं। जो मैं आपको एक वीडियो जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट का था उसी तरीके से बनाया है, वो अपलोड करके आपको मैं बता दूंगा। तो जिसको जानकारी अतिरिक्त लेनी है या देखना है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी अपनी क्लासेस तो कंटिन्यू है। तो राजसमंद चलते हैं साथियों। राजसमंद जाते ही सबसे पहली चीज जो है, पाली के तो निकट ही पड़ता है राजसमंद, तो राजसमंद जाते हैं तो कुंभलगढ़ दुर्ग सबसे प्रसिद्ध, और आजकल पर्यटक बहुत ज्यादा कुंभलगढ़ दुर्ग जाते हैं। मैंने खुद ने भी देखा हुआ है और कुंभलगढ़ दुर्ग वास्तव में बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को सबसे पहले लेते हैं ताकि आपके दुर्ग में से एक चीज इसकी भी रिवीजन हो जाए। कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है, निर्माण जो है साथियों इसका मौर्य संप्रति ने करवाया। देखो चित्तौड़ का पढ़ा था अपन ने, चित्तौड़ का किसने? चित्रांगद मौर्य। चित्तौड़ का पढ़ा था अपन ने चित्रांगद मौर्य, ठीक है। और कुंभलगढ़ सम्राट अशोक का पुत्र था। ये संपत्ति कौन था? सम्राट अशोक का पुत्र था। अशोक मौर्य जो था अशोक का पुत्र था। ठीक है, तो देखो चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दोनों का निर्माण जो है मौर्यों द्वारा करवाया गया। कभी आने वाले समय में प्रश्न ऐसे भी बना सकते हैं, राजस्थान में से किस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक द्वारा करवाया? बस संपत्ति दिया ही नहीं, चित्रांगद मौर्य दिया ही नहीं, सिर्फ सोचने पे आधारित दे दिया। तो आपको ये थोड़ा सा अपने स्तर पे सोचना है, थोड़ा सा अब आपको जो है इस दिमाग का दायरा विस्तृत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान रखना है संपत्ति। ठीक है, और देखो पुनर्निर्माण करवाया किसने? कुंभा ने। अब कुंभा ने तो आपको पता ही है कि 84 में से 32 दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया है। ठीक है ना, पुनर्निर्माण करवाया है कुंभा ने। तो पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया, इसलिए नाम हो गया कुंभलगढ़। ठीक है, शिल्पकार इसका कौन था? शिल्पी मंडन। मंडन ऐसे शिल्पी था और शिल्पी मंडन की बहुत सारी रचनाएं भी थी। ठीक है ना, तो शिल्पी मंडन इसका शिल्पकार था। अब यदि उपनाम देखें अपन कुंभलगढ़ दुर्ग के, तो मच्छेंद्रपुर या मत्स्येंद्र दुर्ग। ठीक है, मच्छेंद्रपुर और मत्स्येंद्र दुर्ग एक जैसे मिलते जुलते ही नाम है। मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता था और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता था। जब जब उदयपुर चित्तौड़ पे संकट आया है तो कुंभलगढ़ राजसमंद इनकी संकटकालीन राजधानी बनी है। पर जब इतिहास पढ़ेंगे तो व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा आपको, जब जब संकट आया है, चाहे बनवीर ने विश्वासघात किया है या कोई भी संकट आया है, तो कुंभलगढ़ जो है शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी रहा है। ठीक है, और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। ठीक, चलिए कुंभलगढ़ दुर्ग की एक विशेषता है साथियों कि चीन की दीवार के बाद विश्व में सबसे लंबी दीवार, चीन की दीवार के बाद विश्व में सबसे लंबी दीवार, यानी कि आप ये कह सकते हो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी जो दीवार है वो कुंभलगढ़ दुर्ग की है, जो 36 किलोमीटर तो चौड़ी है और 7 मीटर 36 किलोमीटर तो है लंबी। इसको चौड़ी की जगह इसको करना लंबी, लंबाई है इसकी। ठीक है ना, 36 किलोमीटर और 7 मीटर है चौड़ी ये दीवार। अब यदि मैं आपको इस दुर्ग का, ये कुंभलगढ़ दुर्ग का ही फोटो है,
ठीक है ना। आप जाओ तो कभी अच्छी तरीके से देख के आना। ये दुर्ग की दीवार जो ये आप देख पा रहे हो साथियों, ये पेन चेंज कर देता हूं मैं, ये जो आप देख पा रहे हो ये, तो ये पूरी ऐसे परकोटा बना हुआ है, 36 किलोमीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है। ये कहते हैं कि घुड़सवार जो है, घोड़े पर बैठे हुए सवार भी 4 साथ में चलते हैं तो इस पे आराम से चल सकते हैं। 36 किलोमीटर इंटू 7 मीटर, इतनी ये चौड़ी है। इसके अंदर ये प्रश्न कई बार बनाया साथियों, मामादेव कुंड या मामदेव कुंड भी आ जाएगा, और कुंभ स्वामी का मंदिर है वो भी आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, झाली रानी का मालिया, ठीक है ना, झाली रानी का मालिया, महल मालिया वहन, यानी कि महलों को ही कहा जाता है। इसलिए मैं मारवाड़ी भाषा को यूज करता हूं बीच बीच में, क्योंकि मारवाड़ी भाषा से संबंधित कई सारे फैक्ट जो है अपनी राजस्थान की जीके में चलते हैं। महल मालिया कह दिया गलत, झाली रानी रो मालियो, ठीक है ना, याद रखना है। तो झाली रानी का मालिया भी है यहाँ। एक दुर्ग के अंदर ही एक विशेष दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ इसलिए कहते हैं साथियों क्योंकि इसका आकार जो है कटार के समान है, कटार के समान आकार है, ठीक है। दूसरी विशेषता है, इसको मेवाड़ की आंख कह दिया जाता है, मेवाड़ की आंख, ऊंचाई पर बहुत है, ठीक है, ऊंचाई पर बहुत है। और ये जो कोटेशन आप पढ़ते हो ये स्पेशली कटारगढ़ के लिए ही कहा गया है। वैसे अपन कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये स्पेशल विशेष रूप से कटारगढ़ के बारे में कहा गया है। इस कटारगढ़ के यहीं बना हुआ है एक बादल महल। क्या बना हुआ है? बादल महल। इस बादल महल की विशेषता, ये बादल महल वैसे बहुत जगह है, ठीक है ना, जैसलमेर, डूंगरपुर, यहाँ सब जगह आपको बादल महल मिलेंगे। तो बादल महल की इसकी विशेषता है कि महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है 9 मई 1540 और 1597 में देहांत हुआ। 1540 से 1597 में बहुत यश इन्होंने प्राप्त किया, बहुत संघर्ष भी किया, और आज भी सभी लोगों के जो है जद्दोजहद में मेवाड़ का नाम आते ही महाराणा प्रताप का नाम आता है। तो ये महाराणा प्रताप की जन्म स्थली भी रहा है बादल महल विशेष रूप से। फिर महादेव बावड़ी जो है वहां पे राज्याभिषेक हुआ था। फिर वास्तविक राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही होता है अपने महाराणा प्रताप का। और कुंभलगढ़ दुर्ग को पूरे मतलब इतिहास के अंदर यदि देखा जाए, कौन सी पेन यहाँ आपको दिखेगी इधर, कुंभलगढ़ दुर्ग को पूरे इतिहास में यदि देखा जाए तो इस पर 3 बार आक्रमण हुआ है। कितनी बार? 3 बार आक्रमण, मतलब कोई जीत नहीं सका, सिर्फ एक बार जीता है 1578 में। इसे अप्रैल 1578 के अंदर, ये पेन शायद आपको दिखेगी नहीं इस पे, 1578 के अंदर सिर्फ एक बार जीता है शाहबाज खान ने, ठीक है, अकबर का सेनापति शाहबाज खान ने जीता था, ठीक है ना। ये जानकारी थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का रिवीजन। और इसके बारे में कहा जाता है यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि इसे नीचे से ऊपर तक देखने के लिए जब देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा, ठीक है। अबुल फजल और फैजी भाई थे, तो अबुल फजल ने कहा था। और इस दुर्ग को कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने जो है इसकी तुलना एस्ट्रक्टन दुर्ग से की है। काफी सारी चीजें हैं साथियों जो आप लोगों के देखो बनती। अब ये जो है स्लाइड पूरी भर चुकी है और मोस्ट ऑफ आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का रिवीजन हो चुका है। वैसे तो कुंभलगढ़ दुर्ग में बहुत सारे फैक्ट है, यदि वहां जाके देखेंगे तो खूब सारी चीजें मिलेगी। अंदर कई स्तंभ बने हुए हैं, वहां आप जाके फोटो भी खिंचाओगे, कई सारी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयां वगैरह खूब है, ठीक है ना। तो जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताने का प्रयास किया। तो क्लासेस सभी के लिए बहुत उपयोगी है। यदि आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, यहाँ क्लासेस में कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, यहाँ क्लासेस में जो सामग्री आपको एक्स्ट्रा मिल रही है उसी बुक में लिख देना, बहुत काम आने वाली है, ठीक है। क्योंकि कई सारे फैक्ट क्लास देने के पीछे 3-4 घंटे की मेहनत लगती है, तो वो मेहनत आप लोगों के काम आनी चाहिए। जब हम मेहनत कर रहे हैं वो काम यदि नहीं आए तो फिर उस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो चाहे कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, यदि यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है कुछ भी, तो वो आप नोट करके रखना, बार बार आगे और काम आने वाली है। क्योंकि आप रुकोगे तो नहीं, आपको आगे से आगे तैयारी करनी है, आगे से आगे बढ़ना है, तो आगे बहुत काम आएगी, ठीक है।
चलिए साथियों आते हैं अपन अब नाथ द्वारा चलते हैं। नाथ द्वारा कहते हैं श्रीनाथ जी, ठीक है, क्या ध्यान में लाना है, श्रीनाथ जी। पहले कहते थे सिंगाड़, सिंगाड़ कहते थे। जब औरंगजेब ने सब जगह मूर्तियां तोड़ी, सब जगह वो इलाहाबाद की वाली घोषणा और सब जगह जितनी मस्जिद मंदिर मस्जिद है सबको तोड़ दो, तो फिर वहां से जो है जहां जहां अपने कृष्ण भगवान की विष्णु की जो मूर्तियां लगी हुई थी उन्हें लेकर जो है यहाँ पे आए थे गोस्वामी भक्त, तो वहां से मतलब यहाँ पे सिंगाड़ नामक स्थान पर राज सिंह जी ने इन्हें शरण दी थी और फिर यहाँ पे अपने क्या कहते हैं श्रीनाथ जी का ये स्थापना श्रीनाथ जी की गई। तो यानी कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ आप कह सकते हो जो श्रीनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अंबानी परिवार भी यहाँ मत्था टेकने आता है श्रीनाथ मंदिर के लिए, उनकी मतलब विशेष श्रद्धा रहती है। हालांकि ये कोई प्रश्न बनेगा नहीं, ये सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए दिया है कि अंबानी परिवार आता है, ऐसा प्रश्न नहीं बनता है। हवेली संगीत के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अब ये प्रश्न है ना सीधा सीधा बनता है कि हवेली संगीत, और आपको भी सीधा सीधा याद रखना है नाथ द्वारा, ठीक है, हवेली संगीत नाथ द्वारा, ठीक। पिछवाई, पिछवाई क्या होता है, कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे कपड़े पर कृष्ण भगवान ने लिख कर मैं यहां लिख देता हूं कृष्ण मूर्ति, ठीक है, कृष्ण मूर्ति के पीछे चित्रकारी कपड़े पर, ठीक है, ये समझ जाना चित्रकारी, ये होती है पिछवाई। अब पिछवाइयां वहां मिलती भी है, ठीक है ना, यदि आप हमारे घर में भी, क्योंकि मेरे जो माताजी हैं वो कृष्ण भक्त है बहुत बड़े, तो वो भी वहां नाथ द्वारा से पिछवाई लेकर आए थे और कृष्ण भगवान जहां हमारे घर में विराजित हैं उनके पीछे लगा रखी है उन्होंने। तो कृष्ण भगवान के कृष्ण मूर्ति के पीछे जो कपड़े पर की हुई चित्रकारी, जिसमें अपने ग्वाले गाय वगैरह बहुत सारी चित्रकारी अलग अलग होती है, वो कहलाती है पिछवाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बनता है, पहले भी बहुत बना, आगे भी बहुत बनेगा, ठीक है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा का बहुत प्रसिद्ध है। अब यूं तो अन्नकूट महोत्सव खूब है, ठीक है, हमारे सुमेरपुर शिवगंज में भी है अन्नकूट महोत्सव। दीपावली के दूसरे दिन जो है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव होता है, वहां 56 भोग लगते हैं भगवान के, और वो तो ये जो है अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध जो पूछा जाता है वो नाथ द्वारा का पूछा जाता है, ठीक है, प्रसिद्ध अन्नकूट महोत्सव पूछा जाता है नाथ द्वारा का। तारकसी के जेवर के लिए प्रसिद्ध नाथ द्वारा, ठीक है ना, ये भी कई बार पूछा जाता है, हस्तशिल्प वाले टॉपिक से आ जाता है, ठीक है। गुलाबी गणगौर के लिए प्रसिद्ध नाथ द्वारा। अब देखो अलग अलग गणगौर पूछी जाती है, धींगा गवार, गुलाबी, बिना ईश्वर की गणगौर वगैरह सब, और एक ईश्वर गणगौर की जो मतलब ये कह सकते हो एक मतलब बताने के लिए एक म्यूजियम में मूर्तियां भी रखी हुई है अपने आई माता बिलाड़ा मंदिर है ना, उसमें ऊपर एक म्यूजियम बना हुआ है, कल ही मैं देख के आऊं, मुझे ध्यान है, तो मैंने उसको उस वीडियो में भी शामिल किया, मैं बताऊंगा आपको। वहां पे भी ईश्वर गणगौर की मूर्तियां हैं जो शिव पार्वती का रूप माना जाता है, ठीक है ना, महिलाएं युवतियां पूजा करती है। ये नाथ द्वारा चित्रकला शैली मेवाड़ स्कूल के अंदर आती है साथियों, तो मेवाड़ स्कूल के अंदर आती है, तो महाराणा राज सिंह के समय ये प्रारंभ हुई, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नाथ द्वारा चित्रकला शैली में जो, अरे एक मिनट, हाँ ये मेरे से, हाँ चलिए कोई बात नहीं। नाथ द्वारा चित्रकला शैली के अंदर जो प्रश्न बनने वाला जो मुझे लग रहा है वो ये है साथियों कि कमला और इलायची महिला चित्रकार का संबंध कहां से है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब जब तक ये प्रश्न बना नहीं था ना एग्जाम में, कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन जैसे ही एक बार प्रश्न बना उसके बाद में कमला और इलायची का ध्यान देना चाहिए, नहीं भी देते हो तो देना चाहिए, ये प्रश्न बार बार बनने वाला प्रश्न है। तो कमला और इलायची का संबंध का है, ये महिला चित्रकारों के नाम है, इनका संबंध है नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। अब नाथ द्वारा चित्रकला शैली के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो कृष्ण भगवान को ध्यान में लाना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यानी कृष्ण भगवान है तो गाय होगी, कृष्ण भगवान है तो ग्वाले होंगे, कृष्ण भगवान है तो रासलीला होगी, कृष्ण भगवान है तो गोपियां होगी, कृष्ण भगवान है तो वृंदावन के चित्र होंगे। यानी कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली पूरी की पूरी वल्लभ संप्रदाय और श्री कृष्ण भगवान से प्रभावित रही है। ये याद करने के तरीके हैं, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ लॉजिक लगाना है, सोचना है, प्रैक्टिकल होना है उसके प्रति, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं साथियों कांकरोली। कांकरोली भी कहां है, नाथ द्वारा के अंदर है। कांकरोली जाना जाता है साथियों द्वारकाधीश मंदिर के लिए जाना जाता है, ठीक है। और टायर ट्यूब कारखाना, ये बहुत ज्यादा साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है, और टायर ट्यूब कारखाने का प्रश्न तो मतलब एक यूं कह दो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन सामान्य है, साधारण है, बार बार एग्जाम में बनता है, बार बार विद्यार्थी सही करते हैं। यदि ऐसे प्रश्न गलत होते हैं आपके, तो समझिए कि आप कंपटीशन से सीधे सीधे बाहर हो जाते,
क्योंकि सामान्य प्रश्न गलत करने से विद्यार्थी बाहर होता है, कठिन प्रश्न गलत होने से बाहर नहीं होता, क्योंकि वो किसी किसी के ही सही होता है, सामान्य ज्यादातर के सही होता है तो आप सीधे बाहर। इसलिए ये विशेष रूप से ध्यान रखना, टायर ट्यूब कारखाना कांकरोली के अंदर। अब साथियों मैंने यहां लिख रखा है देवगढ़। अब देवगढ़ जो है ये राजसमंद के अंदर नहीं आता है, ठीक है ना, इस पे विशेष रूप से ध्यान देना। मैंने इसको इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि देवगढ़, अब देखो मेवाड़ के अंदर के जिले चल रहे हैं, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, ये सारे के सारे मेवाड़ के अंदर के। अब ये देवगढ़ ऐसा है जहां विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये राजसमंद में है कि प्रतापगढ़ में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये देवगढ़ जो है वो प्रतापगढ़ के अंदर है। कहां है? प्रतापगढ़ के अंदर है देवगढ़, ठीक है। यहां क्यों शामिल किया मैंने? जब प्रतापगढ़ के अंदर अपन राजसमंद पढ़ रहे हैं तो यहां क्यों शामिल किया? यहां शामिल करने का कारण साथियों ये है कि यहां पे यदि अपन चित्रकला शैली पढ़ते हैं तो नाथद्वारा और देवगढ़, इनका जो है टाइम पीरियड लगभग विकास होने का सेम रहा है, ठीक है, समान रहा है। तो देवगढ़ और नाथद्वारा चित्रकला शैली कई विद्यार्थियों के मिक्स हो जाती है, मिश्रित, ठीक है ना। इसलिए कई जने एक ही समझ लेते हैं, एक भी नहीं है, इसलिए यहां पे इसको मैंने शामिल किया है। ये प्रतापगढ़ में भी अपन वापस इसको पढ़ने वाले हैं। तो देवगढ़ यदि अपन देखें तो रावत द्वारिकादास चुन्नावत द्वारा 1680 में इस ठिकाने की स्थापना की गई। यहाँ के रावत जो है 16वें उमराव कहलाते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। चित्र शैली की यदि बात करें तो श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाया। देखो मारवाड़ी में क्या, अंधारा हूं प्रकाश में आवड़ो, ठीक है, अंधारा हूं प्रकाश में आवड़ो। तो ये तो एक ट्रिक साथ में दे रखी है, श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाया। कहीं कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। किसको? देवगढ़ को। बैजनाथ, चोखा, कवला, हरचंद, नंगा, ये जो है यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक है। देवगढ़ चित्रकला शैली के बहुत बार पूछा गया, प्रसिद्ध चित्रकार। अब आप देखोगे इन क्लासेस से, यदि आप प्रमुख स्थल और ये वाली क्लासेस देखते हो, हालांकि एक बहुत दुखद जो सुनने को मिला, पेपर लीक, फिर से पेपर लीक। तो फिर मतलब प्रबंध क्या थे, फिर उस कानून का क्या, फिर ये सब क्या है? ये एक खिलवाड़ हो रहा है। एक बच्चा हजारों रुपयों का खर्चा करके तैयारी करता है, ना जाने कैसे कैसे तैयारी करता है, उसके बाद में वो एग्जाम देता है जैसे तैसे करके, आर्थिक वहन, चाहे बसें फ्री हो गई तो क्या हुआ, आना जाना, खाना पीना, ये सब, दूसरी रुकना करना, ये सब खर्चे होते हैं। दुनिया भर के खर्चे करके वो पेपर दे के आता है, दूसरे दिन उसको खबर मिलती है पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द। बस आने इतो कहना पाचो कराना। और जिसने तैयारी की, जो अब टेंशन फ्री हुआ था थोड़ा, वापस किताबें लेके बैठेगा, वापस उसको करेगा। ये सब कब तक चलेगा? मतलब बहुत, देखो कितनी मेहनत करके विद्यार्थी पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर सपनों पे कुठाराघात। तो यहाँ पे साथियों ध्यान ये देना है। अब जैसे ये क्लासेस है आपकी, ठीक है, ये क्लासेस, ये 12 क्लास है, इसमें देखोगे तो वन रक्षक वनपाल एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चन आपके, काफी सारे, जिसके मैंने स्क्रीनशॉट डाले ही नहीं है क्योंकि सामान्य प्रश्न है। तो सामान्य तो कवर हो ही रहे हैं, काफी स्तरीय भी कवर हुए हैं, मगरमंडी माता और अपने बहुत सारे, जैसे कि एक आज ही स्क्रीनशॉट डाला था काकी जी की बावड़ी वगैरह, बहुत सारे। तो जब मेहनत करोगे तो साथियों देखने को भी मिलेंगे प्रश्न। जितनी हम कर रहे हैं उतनी आप भी कर लो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। भाई एक बार आपने सामान्य सारा पढ़ लिया, उसके बाद में आप दायरा बढ़ाओगे, बहुत बढ़िया है, फिर आप दायरा बढ़ा सकते हो, लेकिन सामान्य को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। 50 से 60% प्रश्न जो है सभी के अंदर सामान्य मिलते हैं, फिर उसके बाद में थोड़े बहुत स्तरीय आने शुरू होते हैं, और स्तरीय भी आपके कवर हो रहे हैं कहीं भी, जैसे टेस्ट सीरीज से है, बुक से है, क्लासेस से है। तो अब मेहनत यदि कहीं कमी रहती है तो वो आपको समर्पित होना है। हमारी तरफ से हमने सब कुछ आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत पूरे शिद्दत के साथ में तैयारी करवा रहे हैं। अब आप लोगों को समर्पित होना है, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उसको याद करना है, ठीक है ना। किसी भी तरह के शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ये जैसे फालतू के पेपर लीक वगैरह, इन मामलों से आपको दूर रहना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है किस पे, मेहनत पे। सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी, कोई शॉर्टकट आपको सफलता नहीं दिला सकता। ऐसे जो भ्रमित करने का काम करे या बरगलाने का काम करे, पेपर लीक के बारे में बता के, या कोई ऐसा आपको प्रलोभन दे, लोभ दे, उनसे दूर रहो और सिर्फ मेहनत पे विश्वास करो, ठीक है। चलिए, और देवगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है साथियों अजारा की ओवरी और मोती महल चित्रकला शैली से। पवन ऊर्जा परियोजना भी ये सीधा पूछा जाता है। देवगढ़, ये पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ कहाँ है? तो ये प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे हल्दी घाटी चलते हैं। अब हल्दी घाटी का युद्ध किसको ध्यान नहीं होगा?
न सिर्फ राजस्थान में बल्कि यदि मैं ये कहूं कि पूरे भारत में हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में लोग जानकारी रखते हैं तो मैं गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात साथियों, हल्दी घाटी कहाँ है? अभी वर्तमान में राजसमंद के अंदर है। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ। ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ, लेकिन कई जगह आपको यह देखने को मिलेगा कि महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य हुआ। अब मान सिंह के मध्य होने का कारण यह है कि महाराणा अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। ठीक है, मान सिंह कर रहा था, तो मान सिंह के नेतृत्व में सेना आई हुई थी। तो फिर यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि सेना किसकी थी? तो मुगलों की थी, तो अकबर की सेना थी, और यहां से महाराणा प्रताप की। अब दिनांक जो है साथियों यहाँ पे 18 जून 1576 है, जो सर्वमान्य है। इसे कह दिया जाए यदि सर्वमान्य तो गलत नहीं है, यानी कि ज्यादातर लोग इसे मानते हैं। ठीक है, और फिर बाद में आपको गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यदि ये पूछा जाए, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कौन सी है? ठीक है ना, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, यानी शर्मा जी कहो कि ये 21 जून को हुआ। ठीक है, 21 जून 1576 को। तो ये वैसे 18 जून है। ठीक है, सर्वमान्य यानी ज्यादा मान्य है। फिर सिर्फ इनका नाम लेके पूछे तो आपको 21 जून ध्यान में रखना है। अब यदि इस युद्ध के उपनामों की बात करें साथियों, तो इसके उपनाम पूछे जाते हैं तो 2-3 तो पूछते हैं राइटर के अनुसार, और बाकी सीधा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो राइटर के अनुसार पूछते हैं तो ध्यान रखना, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा, खमनौर का युद्ध कहा अबुल फजल ने, और मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जेम्स टॉड ने। ठीक है, और जेम्स टॉड ने ही हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा, हल्दी घाटी का युद्ध भी जेम्स टॉड ने कहा। ठीक है, युद्ध ये भी कहा, वैसे हल्दी घाटी का युद्ध ही था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो याद करने योग्य जो है कंफ्यूजन होता है इसमें और इसमें। ठीक है, क्योंकि दोनों मुगलों की तरफ के राइटर थे और कंफ्यूजन होता है, तो मैंने याद करने का एक तरीका निकाला, इस बिंदी को पकड़ना है। ठीक है, बदायूनी, तो ये वाली दोनों बिंदियां यदि पकड़ोगे आप तो आपके कहीं भी गलत होगा नहीं कि गोगुंदा बदायूनी ने कहा। ठीक है, बदायूनी नहीं पढ़ना आपको, बदायूनी पढ़ना है बस, तो आपके याद हो जाएगा। यहाँ पे आगे कोई मात्रा नहीं है, यहाँ भी आगे कोई मात्रा नहीं है, तो फिर आपके ये खमनौर अबुल फजल याद हो जाएगा। ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है, तो यहाँ पे आपके होगा नहीं, मतलब कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। इसके अलावा इसे हाथियों का युद्ध भी कहा गया, हाथियों का युद्ध, क्योंकि प्रसिद्ध हाथी थे, लूणा, गजमुक्ता, अपने पीर प्रसाद तो हालांकि बाद में रखा, राम प्रसाद नाम था। ठीक है, राम प्रसाद, फिर उसको जीतकर मुगलों ने नाम पीर प्रसाद रख दिया, मर्यादा वगैरह बहुत सारे हाथी थे, तो इसे हाथियों का युद्ध भी कहा गया। ठीक है, तो ये इस युद्ध में न सिर्फ इंसानों की बल्कि जो जानवरों की थी वो भी बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट, इन शॉर्ट यदि अपन पढ़े, क्योंकि अपन इतिहास पढ़ नहीं रहे, अपन पढ़ रहे हैं प्रमुख स्थल, तो प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूरी ने किया था। ठीक है, एक हिंदू की सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम ने किया था, अफगान हाकिम खां सूरी ने किया था, और अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह और सैयद हासिम बरहा, यानी कि जो हरावल होती है आगे वाला भाग होता है उसमें सैयद हासिम बरहा और मान सिंह। ठीक है, मान सिंह के नेतृत्व में तो सेना आई थी, और फिर हरावल का नेतृत्व कर रहा था, फिर हरावल में था सैयद हासिम बरहा, इसके नेतृत्व में सेना आगे युद्ध कर रही थी। तो यानी कि ये एक सांप्रदायिक सद्भाव का कितना बड़ा उदाहरण दिया है कि एक मुगल यानी कि मुस्लिम संप्रदाय से जो आता है उसकी सेना का नेतृत्व एक हिंदू कर रहा है, और एक हिंदू शासक है उसकी सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम कर रहा है। तो अपन जो है ना अपने दिमाग में मेंटेलिटी को लेकर हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े करते हैं, जबकि यहाँ पे यदि इतिहास आपके सामने उदाहरण पेश कर रहा है, ठीक है, मतभेद मनभेद हुए तब युद्ध हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये देखो ये सांप्रदायिक सद्भाव का कितना बड़ा उदाहरण पेश हुआ है, और महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति ने उदाहरण पेश किया है, फिर इससे ज्यादा क्या आप लोगों के लिए बड़ा उदाहरण हो सकता है। अब चलते हैं साथियों मचिंदा। ठीक है, मचिंदा जाओ आप, मचिंदा यूं जानो है कि मचिंदा अमसा जन्म हुआ है। ठीक है, राणा पूंजा की तो प्रतिमा है, और राणा पूंजा मेरपुर का था। ठीक है, मेरपुर का था और भील सेनापति था। ठीक है, भील सेनापति, और भील महाराणा प्रताप को कीका कह के बुलाते थे, और राणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र की जन्म स्थली है मचिंदा। बहुत अच्छा प्रश्न। ठीक है, मचिंदा तो अमसार जन्म हुआ गटे, हैप्पी बर्थडे टू यू अमसार इन मचिंदा। ठीक है, चलिए गिलुंड सभ्यता साथियों, गिलुंड कहाँ है? राजसमंद। ताम्रयुगीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं यहाँ। 1957-58 में बीवी लाल के नेतृत्व में उत्खनन हुआ है,
काले लाल मृदबान जिसपे सफेद चित्रकारी मिली है और बनास के किनारे हैं, तो कई बार इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आहड़ को बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं, लेकिन कई बार इसे भी बनास संस्कृति के नाम से जान लिया जाता है। ठीक है, इसे बनास युद्ध के नाम से भी जानते हैं, हल्दी घाटी को भी। मोलेला, मोलेला जो है साथियों पकी हुई मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, और मिट्टी को पका के कोई चीज बनाई जाए तो उसे कहा जाता है टेराकोटा। क्या कहा जाता है? पकी हुई मिट्टी वाला, ये कहलाता है टेराकोटा। मृण मूर्तियां भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये जो है ये मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है मोलेला, जो कहां है? राजसमंद के अंदर। तो काफी सारी चीजें आप लोगों को मतलब रिवाइज हुई होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि काफी सारे टॉपिक से ये चीजें आ रही है प्रमुख स्थल के अंदर मैंने लिया है। तो लगभग पूरे जीके को अपन टच करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे ज्योग्राफी में वापस राजसमंद झील। राजसमंद झील एकमात्र जिला राजस्थान का जिसका नाम किसी झील के ऊपर रखा हुआ है, तो राजसमंद झील। अब राजसमंद झील के बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण जो है साथियों महाराणा राज सिंह ने करवाया 1660 से 1662 के मध्य, और ये अकाल राहत के दौरान करवाया है। अकाल राहत कार्य के दौरान, अकाल राहत कार्य में किसी किसी को रोजगार देना पड़ता है, तो फिर ये अकाल राहत के दौरान इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, 999 फीट लंबी, 99 फीट चौड़ी, 9 सीढ़ियां, यानी कि इस 9 अंक का बार बार प्रयोग, 9 अंक का बार बार प्रयोग। अब ध्यान देना यहां पे कि वैसे तो ये 6.5 किलोमीटर लंबी है, ऐसे तो राजसमंद झील, ठीक है, वैसे तो इतनी लंबी है, लेकिन 999 फीट कैसे? तो ये वैसे इसका उत्तरी जो भाग है उसके बारे में है। तो प्रश्न एक बार बना था ये कि 999 फीट लंबी, 99 फीट चौड़ी, ऐसे। तो यहाँ पे ये है, जैसे इसका उत्तरी भाग है वही 9 सीढ़ियां है, 9 चौकी पाल कहलाता है, जो क्या कहलाता है? 9 चौकी पाल, 9 चौकी पाल कहलाता है। तो ये 9 अंक का बार बार प्रयोग कौन से झील के लिए हुआ? यहाँ एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति जो है, जिसका नाम क्या है? राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, ये इसके किनारे खुदी हुई है, जो रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा इसको तैयार किया गया है। लगभग मान के चलना इसे कि ये 1676 ईस्वी के अंदर तैयार की गई है। ठीक है, 25 काली पट्टिकाएं यानी कि संगमरमर की पट्टिकाएं, 25 काली संगमरमर की पट्टिकाएं, संस्कृत भाषा में ये लिखा हुआ है, और बापा रावल से लगा के राज सिंह तक का इतिहास इसके अंदर है। 1917 श्लोक इसके अंदर संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। इतनी विशेषता है अपने राज प्रशस्ति की। ठीक है, अब आते हैं अपन साथियों कुंभलगढ़ अभ्यारण्य पे। अब कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है, एक तो राजसमंद, पाली और उदयपुर के अंदर विस्तृत है। दूसरा ये जाना जाता है भेड़ियों के लिए, जो बहुत, वैसे तो जीव जंतु तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन विशेष रूप से भेड़ियों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली कह दिया जाता है। भेड़ियों की प्रजनन स्थली। दिवेर, दिवेर भी राजसमंद के अंदर, अब पहले तत्कालीन तो पूरा मेवाड़ ही था, फिर बाद में जो है जिले तो बाद में बने हैं, तो दिवेर भी मेवाड़ का ही हिस्सा था। और इसे दिवेर का जो युद्ध हुआ 1582 को, 82 के अंदर, वो मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। ठीक है, प्रताप के गौरव का प्रतीक इस युद्ध को कहा जाता है। और ये युद्ध हुआ कब था? 1582, अक्टूबर 1582 के अंदर यह युद्ध हुआ है। ठीक है, अमर सिंह और सरिया सुल्तान, सेरिमा सुल्तान भी कई जगह लिखा मिलेगा। ये सरिया सुल्तान जो था काका था इसका, किसका? अकबर का, अकबर का काका था सरिया सुल्तान। अमसा बहुत खतरनाक तरीके से लड़िया, भलो टेगियन सीधा, मतलब उसको बूथ में बदल दिया, यानी कि एक मूर्ति के रूप में बदल दिया, मूर्ति समेत, जो मतलब भाले समेत सरिया सुल्तान जमीन पे धस गया। ठीक है, और गौरव, प्रताप का गौरव इसलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि यहां से प्रताप ने वापस विजय जो है, विजय लेनी हासिल कर दी। जो मुगलों ने जिस पर अधिकार किए थे क्षेत्रों पर, उन पे वापस अधिकार करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक फिर आपको ध्यान में रखना है साथियों, बलीचा, बलीचा जो है चेतक की छतरी है, और ये बलीचा भी राजसमंद के अंदर है। ठीक है, राजसमंद के अंदर है, और ये 4 खंबिया छतरी है, 4 खंबा छतरी। जब मैं उस तरफ कहीं कभी जाऊंगा तो मैं आपको ये सारी चीजें भी बता दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको मेहरानगढ़ और जैसलमेर के दुर्ग में बता चुका हूं वहां जाकर, और बहुत, अब ये आज या कल में आई माता के मंदिर वाला वीडियो डाल दूंगा,
और बहुत जल्दी मैं राजस्थान के सारे लगभग आपको ऐतिहासिक स्थल जितने आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा साथियों जो अपने पढ़ना है, देखो कृष्ण भगवान विष्णु भगवान से संबंधित ही चार भुजा नाथ जी का मंदिर है वो, फिर विजराल की पहाड़ियां जहां से अपने खारी नदी निकलती है, राजपुरा दरीबा सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध भौराट का पठार, ठीक है ना, कुंभलगढ़ अपने राजसमंद के अंदर, और खमनौर की पहाड़ियां, खमनौर जो है एक तो चैती गुलाब के लिए भी जाना जाता है, चैती गुलाब के लिए भी जाना जाता है। और खमनौर की पहाड़ियां, बताइए खमनौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, मैं बताऊं थे बता दो, ठीक है, विजराल वाली मैं बता दी, खमनौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है बता देना, बार बार अभी अपने नाम लिया है, तो खमनौर की पहाड़ियों से उद्गमित होने वाली नदी, आज ये आपके लिए बताना है। और पित्तलिया शाह का मंदिर है, और ये मंदिर कहां है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है, ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। नंद संबंध जेल, जिसे राजसमंद की लाइफलाइन भी कह दिया जाता है, राजसमंद की जीवन रेखा, जीवन रेखा भी कहा जाता है। और कुंतेश्वर महादेव मंदिर है एक, ये भी राजसमंद के अंदर ही है, राजसमंद कोई फरा गांव है वहां पे ये मंदिर बना हुआ है। और ढोलाप गांव है, मतलब ढोलाप तो क्या ये है एक तरीके से, ये ध्यान रखना, ये चूलिया नामक स्थान है, चूलिया नामक स्थान है, यहां पे अपने भामाशाह, ठीक है ना, भामाशाह और उनके भाई ताराचंद, भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने पूरी संपत्ति जो है वो अपने महाराणा प्रताप को भेंट कर दी थी, घाणेराव के भामाशाह और ताराचंद ने भेंट कर दी थी। तो ये ढोलाप गांव आ सकता है, या फिर ढोलाप के पास ही चूलिया नामक स्थान है, दोनों में से कोई भी चीज आ सकती है। बहुत गहराई से भी बनाएंगे तो भी आप इसे गलत नहीं करोगे। तो ये चीजें हैं साथियों जो साथ साथ में आपको ध्यान में रखनी है, जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी थी तो वो भी बता दी। और इस तरीके से अब मैं इसी के अंदर एक और जिला ले सकता था, लेकिन एक और जिला शामिल करता तो फिर राजसमंद को इससे इतनी अच्छी तरीके से अपन नहीं पढ़ते, फिर इसको शॉर्ट करते। तो इसलिए अब जो है उदयपुर संभाग के अपने 2 जिले बाकी रहे वो करवा देंगे, उसके बाद बचे हुए 2-4 दिन के अंदर पूरे हो जाएंगे। तो ये एक जो बीच में टॉपिक अच्छा आया नगर और स्थल वाला, जिसने लगभग आपके पूरा राजस्थान जी के एक बार वापस से रिवाइज करवा दिया है। तो बीच में एक जो रिवीजन की जरूरत पड़ती है वो आ गया है, और सेकंड ग्रेड के लिए अब रिवीजन की क्लासेस शुरू होने वाली है बहुत जल्द। आपको शाम को एक वीडियो बनाकर सूचना दे दी जाएगी, तो चिंता मत करना इसके बारे में। सेकंड ग्रेड वाले कह रहे थे सर भूल गए, भूले नहीं है किसी को भी, और आप लोगों के कोर्स तो वैसे करवा रखा है, चैनल पे सारी क्लासेस अपलोड है, 175 के लगभग क्लासेस अपलोड है सेकंड ग्रेड की। और अब जो है रिवीजन की क्लासेस में भी आपको काफी सारी अच्छी जानकारियां और बहुत सारा रिवाइज करवाने का अपना रहेगा। मेरा उद्देश्य ये रहेगा समय आपका व्यर्थ कम हो, क्योंकि एग्जाम पास में आता है तो समय आपको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। तो समय कम व्यर्थ हो और बातें अपनी कम हो और मैटर ज्यादा अपन ध्यान में रखें और अच्छी तरीके से उसे याद कर सकें, ये टारगेट अपना रहेगा और इसी टारगेट पे अपन चलेंगे। बाकी डिटेल शाम को आपको रिवीजन क्लास की डिटेल शाम को बता दूंगा। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।